हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 मार्च 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि झेलम रिवर को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के है। हमारे इंडिया के बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन से स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर फंसे हुए हैं। उनको इवैक्यूएट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है। अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उनको वहाँ पर जो रीजनल कंट्रीज़ है वहाँ पर उनकी अवेलेबिलिटी की है, ताकि कोऑपरेशन के थ्रू ये जो भी हमारा प्रोसीजर है, जो भी ऑपरेशन है, उसको हम कंक्लूड कर सकें। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दे रखे हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर 2015 से 2020 की डाटा है कि हमारे इंडिया में जितने मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो फॉरेन कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स की मेडिकल एजुकेशन के लिए वहाँ पर उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। लोगों का जो इन्फ्लुएंस है वो फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मेजर रीज़न ये है कि हमारे इंडियन कंट्री में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल सीट है उनके अलावा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर काफ़ी महंगी सीट होती है। महंगी एक्सपेंसिव जो मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस जो कोर्स है उसकी फ़ीस काफ़ी महंगी है, काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्स के रूप में सामने आया है। इसीलिए और फॉरेन कंट्रीज़ में हम ये देख रहे हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ रशिया, यूक्रेन, इसके अलावा अगर हम देखें तो चाइना, यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में ये जो एमबीबीएस की जो डिग्री है वो कंप्लीट हो रही है। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर जो मेडिकल एजुकेशन के लिए वहाँ पर जा रहे हैं फॉरेन स्टडीज़ के लिए। अब इसमें क्या है ये बताया गया है कि देखो हाइक देखने को मिल रहा है और रिवर्स में आकर के जो हमारे यहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करना होता है। उसके बाद में वो जो फॉरेन स्टडीज़ करके आते हैं, एमबीबीएस की डिग्री फॉरेन से लेकर के आते हैं, वो यहाँ पर अपनी जो प्रैक्टिस है उसको रेगुलर कर सकते हैं अगर वो उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। तो कुछ टाइम पहले अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात के ऊपर फोकस भी किया था कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथ में हम डिस्कस करके और हमारा नया इनोवेशन कर सकते हैं कि जो भी मेडिकल एजुकेशन है उसको हम इतना इजी लेवल पर प्रोवाइड करवाएं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो फॉरेन की तरफ जा रहे हैं वो हमारे इंडिया में ही यहाँ पर रहे। क्योंकि हमने ये देखा था कुछ टाइम पहले कि बहुत सारी फीस जो है हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स फॉरेन में पे कर रहे हैं, और पे करने का मेजर रीज़न ये भी है कि वहाँ पर जो जॉब्स की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी हाइक लेवल पर देखी जाती है। इसका कारण भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर फ्रंट पेज पर ही है। इंडिया और यूएस के बीच में कुछ ट्रेड को लेकर के कि डाटा प्रोटेक्शन बिल को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसके अकॉर्डिंग काम करें। तो इसको लेकर के दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से वैसे डिस्कस चल रहा है। हमारा इंडिया ये चाहता है कि हमारे जो भी डाटा प्रोटेक्शन है उनको इंडिया में स्टोर किया जाए, और अगर उसको आप फॉरेन कंट्रीज़ में उनका यूज़ कर रहे हो, किसी भी तरीके से उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, तो उन सारी जानकारी होनी चाहिए। अब इंडिया में क्या कमी है, प्रेजेंट टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे पास में एक बड़े लेवल पर जो डाटा स्टोरेज होना चाहिए वो नहीं है। अभी छोटे छोटे लेवल पर हमारे पास में डाटा स्टोरेज है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसकी वजह से जो डिस्कशन चल रहा था कि डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसके ऊपर हम कैसे वर्क करें, तो उसको लेकर के दोबारा से नया प्रोसीजर स्टार्ट होगा। न्यू वर्किंग ग्रुप जो है वो उसको देखेगा कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए वर्ल्ड पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को लेकर के है। यूक्रेन के ऊपर रशिया ने जो अटैक किया उसको लेकर के वहाँ पर रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आप एक तरीके से साउथ एशिया कंट्रीज़ जो आप देखोगे, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इन सब ने एब्सटेन किया है। साथ में जो चाइना है उन्होंने भी यहाँ पर जो ईस्ट एशिया में आता है उन्होंने भी एब्सटेन किया है। मतलब उन्होंने वोटिंग ना हाँ में दी ना ना में दी है। हालांकि बहुत सारे कंट्री जो हैं उन्होंने रशिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए उनके फेवर में वोट किया है रेजोल्यूशन के, और कुछ ने यहाँ पर एंटी वोट भी किया है। तो ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि मेजॉरिटी में जो लोग हैं
मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि रशिया ने जो अटैक किया है वो गलत है। हालांकि इंडिया जो है वो अपनी एक मीडिएशन की जो पॉलिसी है या फिर एक बैलेंसिंग जो पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए दोनों साइड जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पर अगर हम और बात करें तो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो भी रशिया के खिलाफ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए तैयार हैं। जैसे कि एप्पल जो है उन्होंने वेस्टर्न कंपनीज़ को ज्वाइन किया है कि मॉस्को में वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्चिंग या किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के उनकी अवेलेबिलिटी जो है उसको रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल रिलेटेड है। यहाँ पर अभी राजस्थान जो हमारा स्टेट है इंडिया का, वहाँ का बजट पास किया गया। तो उस बजट में डिक्लेयर किया गया कि 2004 के बाद से जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेंशन सिस्टम को बंद कर दिया गया था। तो वो जो पेंशन सिस्टम है उसको दोबारा से चालू करवाने की कोशिश की गई है। तो इसमें इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इस तरीके के डिसीजन जो है वो स्टेट के ऊपर एक बर्डन क्रिएट करेंगे, और ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है इसकी वजह से जो अदर स्टेट है उनको भी इस तरीके की अवेलेबिलिटी देनी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको भी इस तरीके का फोकस करना होगा। इसकी वजह से इकोनॉमिक बर्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होने वाला है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कोविड के बाद में जो हमारे चाहे स्कूल के देख लीजिए या कॉलेजेस के जो भी क्लासरूम्स हैं उनकी श्रिंकिंग नेचर के बारे में यहाँ बताया है। एक तो कोविड की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है उसमें गैप आया। दूसरा कारण क्या रहा कि कोविड की वजह से जब लंबे टाइम तक स्कूल कॉलेजेस बंद रही तो उनकी एजुकेशन से उनका जो भी एक रिलेशन था वो काफ़ी कट चुका है। इसकी वजह से अवेलेबिलिटी जो है वो क्लासरूम में काफ़ी कम देखी जा रही है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कुछ ऐसे ब्रिज कोर्स बनाए ताकि जो यहाँ पर एक लंबे टाइम तक स्कूल कॉलेज बंद रहने की वजह से जो एजुकेशन में जो स्टडी में जो गैप आया है उसको हम किस तरीके से फिल कर सकते हैं। और ये जो गैप है इसको अगर हम फिल करने की कोशिश भी करें, तो यहाँ पर जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर तीनों जगह पर कॉपरेशन होना चाहिए, तभी जा कर के जो बेसिक लेवल पर जो इम्प्लीमेंट है, जो रिजल्ट है वो सामने आ पाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने एफएससीआई को ये बोला है कि आपको क्या करना है कि जो भी फूड आइटम्स हैं वो वेज में आते हैं या नॉन वेज में आते हैं, इसकी क्लियर इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। क्योंकि जब डिफरेंस इसमें क्लियर होगा तभी जा कर के कुछ लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं उनको एनक्रोच करने की, उनको वायलेट करने की ये चीज़ें करते हैं। तो इसके बेसिस पर जब क्लियरिफिकेशन बिल्कुल क्लियर रहेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो ये बहुत मतलब ईजी होएगा लोगों के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, अभी एक लैंसेट रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में ये बोला गया था कि इंडिया में कोविड के दौरान लगभग 19 लाख चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो भी रिपोर्ट आई थी इसका ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये जो बातें जो रखी गई उसको अगर हम एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें या उसको देखने की हम कोशिश करें तो ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अलग है। हालांकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी तरफ से कोशिश की, उन्होंने भी कि जो भी बच्चे ऑर्फन हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपना इंटरवीन किया कि जो भी बच्चे ऑर्फन हुए हैं उन सभी को एक तरीके से सोसाइटी में और उनको इकोनॉमिक बेसिस पर को सपोर्ट करने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, एक्सप्लेन पेज पर। यहाँ पर हमने ये देखा कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगेई लेवरोव, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि वर्ल्ड वॉर थर्ड जो है वो न्यूक्लियर वेपन बेस्ड होएगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन, काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर देखने को मिलेगा। उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली यूक्रेन को थ्रेट देने की कोशिश की है कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। अब प्रॉब्लम में तो यूक्रेन फंस गया। जब यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में आया था उस टाइम की अगर हम बात करें तो वहाँ उस टाइम में न सिर्फ रशिया, चाइना, यूके, यूएस, इन सभी ने इंडिपेंडेंस देने की कोशिश की थी। यूक्रेन को ये बोला था कि आप नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है उसमें शामिल होइए और जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको अपने आप यहाँ पर डेवलप मत कीजिए, जब भी आपको ज़रूरत होगी हम आपकी हेल्प करेंगे। और आज जो रशिया है वो ही थ्रेट कर रहा है यूक्रेन को।
अब इससे क्या प्रॉब्लम होगी, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो भी इस तरीके की कन्वेंशन होगी उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर कंट्री जो है वो अपने यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो पावरफुल कंट्रीज अपने आस जो जिस तरीके के वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज भी चाहेंगे कि अगर हमारे यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के वेपन नहीं हुए तो मन में आए जब जो कोई भी कंट्री अब आपको थ्रेट देगा। तो इसकी वजह से जो वेपन्स के लेकर के हम बार बार कोशिश करते हैं कि काउंटर किया जा सके, पीस का माहौल लाया जा सके, लेकिन हर कंट्री अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए अब ये जो वेपन की जो बनाने का जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ओके, अब यहाँ पर 1992 में एक बुडापेस्ट मेमोरेंडम हुआ था ऑन सिक्योरिटी अश्योरेंस साइंड ऑन 5 दिसंबर 1994, जिसमें यूक्रेन की जो मेंबरशिप है एनपीटी में, इसके अलावा इनका जो स्टेटस है वो नॉन न्यूक्लियर कंट्री के रूप में रिटर्न करने की कोशिश की गई। इस टाइम में न सिर्फ यूक्रेन ने बल्कि बेलारूस, कजाकिस्तान, ये सारे ऐसे कंट्री थे जिन्होंने 1992 में स्टार्ट जो ट्रीटी है उसको ज्वाइन किया था। यूएसएसआर, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स को एक तरीके से कि हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कि उसको काउंटर कर सके और अपने यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं करेंगे। लेकिन आज न्यूक्लियर को यूक्रेन को थ्रेट मिल रही है उसी कंट्री से जिन्होंने कभी वायदा किया था, प्रॉमिस किया था कि जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी हम आपको क्या करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है, रशिया ने ये सपोर्ट करने की बात तब बोली थी जब नाटो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन की बात को करके रोका गया था। उन्होंने बोला था कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन अब अपना एक्सपेंशन नहीं करेगा क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया है, और जिस यूएसएसआर के खिलाफ उसको काउंटर करने के लिए नाटो ऑर्गेनाइजेशन बना था, जब उसका ही डिसइंटीग्रेशन हो गया है तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन लेकिन टाइम के साथ में दोबारा से उन्होंने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही जर्मनी का इंटीग्रेशन हुआ तो यूएस को लगा कि आने वाले टाइम में तो दोबारा से यूएसएसआर जो है प्रेजेंट टाइम में अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया है, दोबारा से मिलकर के दोबारा से यूएसएसआर बन सकते हैं, तो क्यों ना यूएसएसआर को वहीं पर रोका जाए। और यूएसएसआर को जब वहीं पर रोका जाए तो उसके लिए तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड तो करना होगा। रशिया को क्यों ना वहीं पर रोका जाए। रशिया क्या है, रशिया अपने आसपास के जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर अपना डोमिनेंस बना करके जो पहले यूएसएसआर के पार्ट थे उनको फिर से अपने अंडर करना चाहता है। और यूक्रेन, जॉर्जिया, जब इन्होंने ये एक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी कि वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनना चाहते हैं, तो रशिया को लगा कि ये तो एक तरीके से थ्रेट देने की बात हो गई रशिया को, और उसी की वजह से उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, अभी हमने देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज को, जो ऑफिसर्स डेपुटेशन पे आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको लेकर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए थे। अब उन्होंने फिर से डीआईजी लेवल के जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी डेपुटेशन को लेकर के जो रूल्स हैं उनको चेंज कर दिया है। गवर्नमेंट का ये बोलना है कि सीपीओ और सीएपीएफ जो पोस्ट है उनमें लगभग 40% तक का जो रिजर्वेशन है वो इनके पास होता है आईपीएस ऑफिसर्स के पास में, लेकिन उनका सेंट्रल पे डेपुटेशन का कुछ एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में ये चेंज किया गया है कि अब जो भी क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो जितनी उनके लिए वैकेंसीज हैं उनमें से लगभग आधी सीट जो हैं वो वैकेंट है, मतलब जितनी वैकेंसीज हैं, जितनी सीट है उनके लिए उनमें से आधी सीट वैकेंट है। तो उन ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी अगर हम इजीली हो पाएगी कि 14 ईयर्स का उनका टेन्योर होना चाहिए, और जब वो डीआईजी लेवल तक के ऑफिसर आ जाते हैं तब उनको सेंट्रल पे डेपुटेशन पे ला करके फिर उनकी जो सीट्स हैं, जो उनके लिए सीट रिजर्व कर रखी है, उनको फिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी कमी देखनी पड़ रही है ऑफिसर्स की कि डीआईजी लेवल के जो स्टेट्स में ऑफिसर्स जो हैं, बहुत सारे स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पर डीआईजी लेवल के ऑफिसर्स की तो कमी है लेकिन एडीजी खूब है। तो ये सारी जो भी वैकेंसीज हैं उनको फिल करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है। तो ये आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।